हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेजनेल इक्वेशंस। तो हमने पहले ही डायग्राम इसका बना दिया है। इस डायग्राम को पहले समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा एक बाउंड्री है। बाउंड्री सदा एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारे दो माध्यमों को अलग करती है। एक मीडियम 1 है इधर, एक मीडियम 2 है। यहाँ का परमेबिलिटी और परमिटिविटी अलग अलग होंगी और इधर दूसरे माध्यम की अलग अलग होंगी। जनरली हम जब केस लेके चल रहे होते हैं डेविड जे ग्रिफिथ में, तो एयर ग्लास इंटरफेस की बात करता है। तो एक तरीका से मान सकते हैं इधर एयर है, इधर गिलास है। साथ साथ हम ये भी जानते हैं स्टोक्स थ्योरम से, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कि जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो 180 का फेज डिफरेंस उसमें पैदा हो जाता है उसके कंपोनेंटों में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो वेव है यहाँ से इम्पोज होती है। जो वेव है उसके तीन चीज़ें उसके साथ अटैच होंगी। एक होगा वेव वेक्टर। वेव वेक्टर जो है प्रोपोगेशन डायरेक्शन को बताता है। तो ये वेव वेक्टर है के आई फॉर इंसिडेंट, और ई आई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बी आई जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। आई जो हमने लगा रखा है वो इंसिडेंट के लिए लगा रखा है। सिंबल के तौर पे हमने उसी तरीका से यहाँ पे ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है। जैसे ही लाइट रेज यहाँ से जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल इम्पोज होगी। नॉर्मल से हम एंगल लेते हैं सदा, तो जैसे इम्पोज होगी तो उसके बाद में ये हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। थीटा यू और थीटा आर जो है दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सदा सेम होते हैं। उसके अलावा दो तीन बातें जो इसमें सदा ही हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि ये हमारे जो तीनों रेज हैं वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव। जो हमारी दूसरे माध्यम में जाती है उसे हम ट्रांसमिटेड वेव कहते हैं। ये हमारी ट्रांसमिटेड वेव है। इसके भी हमारे तीन कंपोनेंट होंगे। एक केटी होगा, वो कहलाएगा जो ट्रांसमिटेड वेव है उसका वेव वेक्टर। एक उसका होगा ईटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ट्रांसमिटेड वेव का, वो यहाँ से दिखा रखा है, एक केटी दिखा रखा है। और बीटी जो है मैग्नेटिक फील्ड है ट्रांसमिटेड वेव का, जो यहाँ दिखा रखा है। इसमें के आर जो है वेव वेक्टर दिखा रखा है रिफ्लेक्टेड वेव का, बी आर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है रिफ्लेक्टेड वेव का, और ई आर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है रिफ्लेक्टेड वेव का। इसी तरीका से यहाँ दिखा रखे हैं कि आई वेव वेक्टर इंसिडेंट वेव का, ई आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट वेव का, और बी आई जो है मैग्नेटिक फील्ड। ये जब लाइट रेज यहाँ से यहाँ इम्पोज होगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो थीटा आई और थीटा आर की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। दूसरा, ये स्नेल लॉ का पालन करेगी। स्नेल लॉ से हम भली भांति वाकिफ हैं। यहाँ से जो ये वेव इधर की तरफ जा रही है वो ट्रांसमिटेड है। ये नॉर्मल है, ये जो ले रखा है ये बाउंड्री है। नॉर्मल से सदा एंगल ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये थीटा आई एंगल है, ये थीटा आर है, थीटा की है। तो स्नेल लॉ के हिसाब से हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो यहाँ एंगल ऑफ ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिटेड एंगल, इनमें रिलेशंस होता है। n1 साइन थीटा आई की वैल्यू होती है हमारी n2 साइन थीटा टी। तो ये इससे सब वाकिफ है, ये स्नेल लॉ की फॉर्म है। और छोटी क्लासों में जब हम इसे पढ़ते थे तो हम इसे पढ़ते थे इस फॉर्म में कह के, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1, इस फॉर्म में लिखा करते थे स्नेल लॉ को। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और बेटर तरीके से इसे लिख रहे हैं। यह है हमारा n1 साइन थीटा आई बराबर n2 साइन थीटा टी, या हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टू बराबर n2 अपॉन n1। n1 यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का, और n2 इधर की तरफ है। तो यहाँ पे हम n1, μ1 और ε1 ये तीन पैरामीटर ले सकते हैं, जहाँ n1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम में, μ1 परमिएबिलिटी है और ε1 परमिटिविटी है फर्स्ट मीडियम की। सेकंड जो मीडियम है उसमें n2 जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, μ2 परमिएबिलिटी है और ε2 परमिटिविटी है। तो जो हमारा डायग्राम है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि बहुत सारी फिजिक्स हमें डायग्राम से क्लियर हो जाती है। अब बाउंड्री के ऊपर हमारी बाउंड्री कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं। मेरे कई सारे लेक्चर्स दिए हैं बाउंड्री कंडीशंस पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन अलग पढ़ाएंगे, मैग्नेटोस्टैटिक अलग पढ़ाएंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम देखना चाहते हैं कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें तो जो हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मीन्स कितना फ्रैक्शन। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करने पर कितना पोर्शन हमारा रिफ्लेक्ट होता है एनर्जी का और कितना हमारा ट्रांसमिट होता है। रिफ्लेक्टेड तो इधर की तरफ आएगा और ट्रांसमिटेड इधर आएगा। और साथ साथ हम ये भी दिखाएंगे यहाँ कि जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव है उनकी दोनों की जो एनर्जी का सम है वो इंसिडेंट वेव जो होगी उसकी एनर्जी के सम के बराबर होगा।
और वो एनर्जी पर जो एनर्जी कंजर्व रहेगी वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी कंजर्व रहेगी। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कंजर्व रहेगी, एनर्जी हर समय पर कंजर्व रहेगी। और जो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट वेव के पास एनर्जी है उसी में से एनर्जी दोनों पार्ट्स में बटेगी। इसकी एनर्जी इधर जाएगी या इधर जाएगी। साथ साथ ये भी हमें पता रहना चाहिए कि अगर एनर्जी का फ्रैक्शन यहाँ बढ़ता है तो ये घटेगा, और अगर यहाँ बढ़ता है तो ये घटेगा। तो ये हमारे दो चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। एक हमारा होगा रिफ्लेक्टेंस R, रिफ्लेक्टेंस होगा जो यहाँ पे एनर्जी है और जो एनर्जी यहाँ से आई है उसकी रेशो, और एक होगा ट्रांसमिटेंस, कितनी एनर्जी यहाँ गई और कितनी इंसिडेंट हुई उनकी रेशो, और R+T जो होगा वो 1 होगा। साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये प्रयास करेंगे जानने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका रिफ्लेक्टेड पोर्शन किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को चेक करेंगे। खासतौर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करके देखने की कोशिश करते हैं हम कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब चेंज होता है तो पैरामीटर हमारे कैसे चेंज होते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं, दो इक्वेशंस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखी हैं। जब हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का EI है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो E0I होगी। और जब हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं तो बार का जो मतलब होता है, जो यहाँ पे इस तरीका का ये सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये इमेजनरी भी हो सकता है। तो इसके साथ तीनों चीज़ें इसमें समाहित होती हैं इस साइन के साथ में। cos थीटा i, तो इसका जो कंपोनेंट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंटों को यहाँ पे एंगलों में तोड़ेंगे। इधर जो कंपोनेंट आएगा वो इसका, इस बाउंड्री के करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट आएगा वो E0I cos थीटा i आएगा मैक्सिमम वैल्यू की। फिर इधर की तरफ जब हम इसका कंपोनेंट लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में, तो वो आएगा E0R cos थीटा r। तो ये दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे इधर की तरफ हमारी बाउंड्री के अलोंग, और ये हमारा इसका जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का किस दिशा के अंदर, इस दिशा के अंदर, वो हो जाएगा हमारा E0T cos थीटा t। तो इसमें डायरेक्शन के साथ में आप बना के देखें, एक प्रैक्टिस भी कर लें कि ये कंपोनेंट हमारे कैसे आते हैं। तो E0I cos थीटा i प्लस E0R cos थीटा r की वैल्यू E0T cos थीटा t होगी। साथ साथ दूसरी चीज जो हम जानते हैं वो जानते हैं कि H जो होता है, H की जो बाउंड्री कंडीशंस हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, उससे हम सब वाकिफ हैं कि H जो होता है हमारा, उस H के साथ में H कनेक्ट होता है हमारा B और म्यू से, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशंस है H1 पैरेलल माइनस H2 पैरेलल, ये वैल्यू होती है हमारी KF इंटू N क्रॉस। KF जो यहाँ पर होती है वो होती है हमारी करंट पर यूनिट लेंथ, बाउंड्री पे जो करंट है, क्योंकि यहाँ पे जो माध्यम है और जो हमारा ये बाउंड्री है इस पर कोई करंट नहीं है। तो इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी का पैरेलल कंपोनेंट फर्स्ट माध्यम में, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी का कंपोनेंट सेकंड माध्यम में, KF जो है वो हमारी फ्री करंट पर यूनिट लेंथ, इसको कहते हैं सरफेस करंट, और उसको बोल रहे होते हैं सरफेस करंट पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे KF की वैल्यू 0 है, तो हम सिंपल क्या लिख पाएंगे, यहाँ से लिख पाएंगे हम H1 पैरेलल माइनस H2 पैरेलल इक्वल टू 0। इसको लिख पाएंगे H1 पैरेलल माइनस बराबर H2 पैरेलल। तो फर्स्ट माध्यम में दो वेव होंगी, दो वेवों में कौन कौन सा होगा, एक हमारी होगी इंसिडेंट वेव, एक होगी हमारी रिफ्लेक्टेड वेव। तो H1 की जो वैल्यू है पैरेलल में वो दोनों ले लें, B1 पैरेलल अपॉन μ1 माइनस B2 पैरेलल, B1 इसमें भी दूसरा हिस्सा रखें, ये इंसिडेंट वाला डाल दें हैं, I लगा दें इसके साथ, पैरेलल में क्या लगा दें I फॉर इंसिडेंट, और R के लिए क्या लगा दें B1 पैरेलल, और R के लिए लगा दें रिफ्लेक्टेड, क्योंकि एक तो ये होगा रिफ्लेक्टेड वेव और एक होगी इंसिडेंट वेव। और माइनस साइन क्यों आ गया है, 180 फेज डिफरेंस के कारण, अपॉन μ1, ये आगे हमारी कौन से माध्यम में, फर्स्ट मीडियम में, और सेकंड मीडियम में क्या आ जाएगा B, और कौन सी चीज लेनी है हमें, है ये लेनी है हमें ट्रांसमिटेड का, अपॉन μ2, और पैरेलल कंपोनेंट लेना है ट्रांसमिटेड का। अब B को E से कनेक्ट कर दे, B का जो रिलेशंस होता है E से कैसे कनेक्ट होती है, B होता है हमारा E अपॉन V मैग्नीट्यूड के तौर पे। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इसको E0I अपॉन μ1
और बी को जैसे हम ई अपॉन वी करेंगे तो यहाँ पे म्यू वन वी वन आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा ई नॉट आर अपॉन म्यू वन वी वन। और इस पे ये साइन तो आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। ये क्या बता रहा है, इसकी पीक वैल्यू भी बता रहा है, एम्पलीट्यूड बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी ई नॉट टी अपॉन म्यू टू वी टू। और इसके ऊपर डैश लगा दें। डैश का मतलब क्या है, ये हमारी रियल भी हो सकती है, इमेजरी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल जाएगी हमारी, ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस इजकल टू म्यू वन वी वन अपॉन म्यू टू वी टू ई नॉट टी। इसको बीटा मान लें कुछ देर के लिए, इसको कह दें बीटा, ये वैल्यू आ जाएगी बीटा ई नॉट टी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, दूसरी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर इजकल टू ई नॉट टी अपॉन ई नॉट। और ये हम सब मापेंगे, थीटा ई और थीटा आर सेम होते हैं, तो थीटा आर को भी थीटा ई ले लें कुछ देर के लिए। तो ये हमारा आ जाएगा यहां से कॉस थीटा टी अपॉन कॉस थीटा ई। इस पूरे को कुछ देर के लिए अल्फा मान लें, और ये हमारा नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा यहां से, ई नॉट टी, बस यही तो आएगा, कुछ और भी बचा रह गया, कॉस ई नॉट आर प्लस ई नॉट आर ई नॉट टी कॉस थीटा टी अपॉन कॉस थीटा ई, बस यही आएगा। इसको अल्फा ले लें, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी ई नॉट आई, और क्या बचा रह गया, कॉस थीटा आर। थीटा आई और थीटा आर दोनों सेम है, तो उसे थीटा ही ले लें, क्योंकि हम आई को चेंज करते हैं जनरली, तो इसलिए थीटा ही ले लिया है। थीटा आई और थीटा आर दोनों सेम है, तो यहां से ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू एल्फा ई नॉट टी। और ये वैल्यू आ गई यहां से ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर, दिस इज इक्वल टू बीटा ई नॉट टी। ये दोनों रिजल्ट्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों रिजल्टों को सदा याद भी रखें। जहां अल्फा की वैल्यू कॉस थीटा टी अपॉन कॉस थीटा आई है, और बीटा हमारा है म्यू वन वी वन अपॉन म्यू टू वी टू। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई पता चले। किन किन फैक्टरों पर निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट कितना ऑब्टेन हो रहा है। तो दोनों को क्या करते हैं, इन एक्सप्रेशनों को दोनों को ऐड कर दें एक बार। तो जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग, एक बार ऐड करना, एक बार सबट्रैक्ट करना है। एडिंग दीज टू इक्वेशंस, देखें क्या आया बच्चों, 2 ई नॉट आई, इसके ऊपर ये सिंबल लगा दें, दिस एडिंग के बाद ये कट जाएंगे दोनों, इजकल टू एल्फा प्लस बीटा और ई नॉट टी। देखो यही तो आएगा ऐड करने पर। तो यहां से क्या वैल्यू मिल गई हमें, ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई इजकल टू 2 अपॉन एल्फा प्लस बीटा। ऐड करने पर एक बार क्या करें, इन्हें सबट्रैक्ट कर दें। सबट्रैक्टिंग, इनको इक्वेशन 1 और 2 मान लें कुछ देर के लिए। ऐड किसको किया है, 1 और 2 को। अब सबट्रैक्ट कर दें, सबट्रैक्टिंग 1 माइनस 2, एक में से 2 को घटा दें। देखें सबट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल रहा है। जैसे इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा हमें बच्चों, 2 ई नॉट आर
इजकल टू एल्फा माइनस बीटा और ई नॉट टी का ऊपर ये सिंबल लगा दें। तो यहां से वैल्यू कितनी इसकी आ गई बच्चों, ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई किसके बराबर आया है, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन एल्फा माइनस बीटा आ रहा है क्या, 2 ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आर, 2 अपॉन एल्फा माइनस बीटा। इन दोनों इक्वेशनों को आपस में डिवाइड कर दें, इसको इक्वेशन 3 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लें। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4, क्या आ गया, ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई अपॉन ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आर इजकल टू, देखें क्या बन रहा है यहां से, 2 अपॉन एल्फा प्लस बीटा और 2 अपॉन एल्फा माइनस बीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, दिस कम्स टू बी एल्फा माइनस बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा। इसमें देखो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहां से वैल्यू किसकी आ गई, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई इजकल टू एल्फा माइनस बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 5, इनको फ्रेजनल इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 आर नोन टू बी फ्रेजनल इक्वेशन। ये किसने दी थी, फ्रेजनल ने दी थी, बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके। उसके ऑनर में इन्हें फ्रेजनल इक्वेशंस कहा जाता है, फ्रेजनल इक्वेशंस। अब देखें इसमें क्या बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि रिफ्लेक्टेड पोर्शन ई नॉट आर की वैल्यू 0 कब होगी। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंसिडेंट वेव अपना एम्पलीट्यूड रखती है लेकिन ये 0 हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्टेड वेव कोई एनर्जी कैरी ऑन नहीं करती, तो सारी एनर्जी किस में चली जाएगी, ट्रांसमिटेड में। ऐसा जिस एंगल पे होगा उस एंगल को हम ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। देखो यहाँ पे देख रहे होगे, इस डायग्राम में देखो थीटा आई को हम चेंज कर रहे हैं। ये हमारा जो डायग्राम है, 2 डायग्राम बनाए गए हैं, दोनों से मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। इससे भी देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या अंतर है कि ये तो डायग्राम जो दे रखा है वो रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस के लिए लिया है। रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस की वैल्यू थीटा आई के हिसाब से कैसे चेंज होती है। ये जो पहला डायग्राम है उसमें हम देख रहे हैं ई नॉट अपॉन ई नॉट आई की वैल्यू थीटा आई के चेंज करने से कैसे चेंज हो रही है, और ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई की वैल्यू थीटा आई को चेंज करने के बाद में कैसे चेंज हो रही है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि हर समय इसमें और इसमें अगर डायग्राम को, इस डायग्राम को देखेंगे तो आर प्लस टी सदा 1 दिख रहा होगा। रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस की जो रेशो है, अगर हम टोटल एनर्जी का कन्वर्जन देखें कि रिफ्लेक्टेड एनर्जी और ट्रांसमिटेड एनर्जी को ले लें और टोटल एनर्जी को लें तो सदा सेम होगी, आर प्लस टी 1 होगा। मीन्स जितनी इंसिडेंट एनर्जी है वो तो या तो रिफ्लेक्टेड में जाएगी या हमारी किस में जाएगी, इंसिडेंट में वेव में से एनर्जी रिफ्लेक्टेड में जाएगी या ट्रांसमिटेड में जाएगी। तो ये डायग्राम हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे हमारा थीटा आई चेंज होगा तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, थीटा बी के ऊपर, ये जो वैल्यू है हमारी किसकी, रिफ्लेक्टेंस की, वो हमारी 0 हो जाएगी और टी जो 1 की तरफ अप्रोच करेगा। तो पहले हम इस कैलकुलेशन से देखते हैं
कि ये वैल्यू हमारी किस कंडीशंस में 0 होगी। तो अगर अल्फा बराबर बीटा हो जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखें पहले कैलकुलेशन, देखें यहाँ तक कोई एक्सप्रेशंस में कोई दिक्कत हो तो बताएं, फिर मैं स्पेस बनाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपटीशंस के लिहाज से, काफ़ी क्वेश्चंस इस पर देखे जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं और इंटरव्यू में भी लगातार डिस्कस होता है। ये कर्व भी बनवाए जाते हैं जब आप इंटरव्यू देंगे, चाहे वो बार का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, उस लेवल पे ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसे हम किस तरीका से आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें पहले अल्फा को डिफाइन करें। अल्फा हमारा क्या है? अल्फा जो हमने ले रखा है यहाँ पीछे देख रहे होंगे, वो हमारा आ रहा है, अल्फा की वैल्यू देखें यहां से cos थीटा टी अपॉन cos थीटा ई। तो अल्फा जो डिफाइन है यहां से, तो यहां एक तो हम देख रहे थे कि हमारा ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई, इसकी पूरे की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है? दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। और बीटा हमने क्या मान रखा था बच्चों? बीटा हमारा था μ1 v1 अपॉन μ2 v2। v1 को हम सब जानते हैं, v1 होगा c अपॉन n1, फर्स्ट माध्यम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है c अपॉन v। तो n1 को तो लिख देंगे c अपॉन v1 फर्स्ट माध्यम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में v1, और n2 को लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? v2 हो जाएगा हमारा c अपॉन n2। तो इसको जैसे हम लिखेंगे μ1 c अपॉन n1 और μ2 c अपॉन n2, c से c कट जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा μ1 n2 अपॉन μ2 n1। ये हमारा बीटा आ गया। अगर अब हमारा माध्यम नॉन मैग्नेटिक है, कैसा माध्यम है? नॉन मैग्नेटिक है। तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम में क्या होता है बच्चों? μ1 और μ2 आपस में बराबर हो जाएंगे, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? n2 अपॉन n1। तो बीटा यहाँ n2 अपॉन n1 हो जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशंस लगा दी गई है, कैसा माध्यम हो? नॉन मैग्नेटिक मैटेरियल, जो हमारा माध्यम है नॉन मैग्नेटिज्म वाला हो, नॉन मैग्नेटिक हो। और अल्फा हमारा कितना बन रहा है बच्चों? अल्फा की वैल्यू है हमारी अल्फा इजकल टू cos थीटा टी अपॉन cos थीटा ई। और बीटा हमारा यहाँ हमने कैलकुलेट किया हुआ है, बीटा है हमारा n2 अपॉन n1। तो cos थीटा टी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी अपॉन cos थीटा ई। और साइन थीटा टी की वैल्यू देखो यहां से रख सकते हैं, इस वैल्यू से क्या आ जाएगी वैल्यू? दिस कम्स टू बी अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा टी यहां से पुट कर दो, कितना आ गया? n1 अपॉन n2, इस पूरे का होल स्क्वायर, साइन थीटा टी बराबर n1 अपॉन n2 साइन थीटा ई। तो साइन स्क्वायर थीटा ई अपॉन cos थीटा ई, ये हमारा अल्फा हो गया। ऐसा आपने क्यों किया? कोई बता सकता है क्लास में? क्या करना चाहते हैं यहां से? कोई क्लास में बताए? हाँ जी, क्या करना चाहते हैं यहां से? एग्जैक्टली अब ये हमारी जो वैल्यू है वो थीटा ई में आ गया, रिजल्ट अल्फा फंक्शन पता चल गया कि अल्फा इज द फंक्शन ऑफ थीटा ई। क्योंकि आप देख रहे हो किस किस पर निर्भर कर रहा है? अल्फा n1 और n2 पे कर रहा है। ये तो माध्यम के फिक्स है, इनको थोड़ी चेंज कर रहे हो। चेंज किसको कर रहे हो? यहाँ पे जो लाइट रेज को डाल रहे हो उसके थीटा ई को चेंज कर रहे हो। तो जैसे ही थीटा ई चेंज होगा अल्फा उसी हिसाब से बदलेगा। कौन कौन समझे इस बात को? अल्फा जैसे जैसे थीटा ई चेंज होगा, थीटा बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये पूरी की पूरी वैल्यू, अब देखो थीटा एक ही तरीका से नहीं बदलेगा। थीटा जब बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगी।
फिर कॉस भी देखना पड़ेगा हमें। कॉस पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जैसे हमारा थीटा बढ़ेगा तो कॉस में वैल्यू क्या होती चली जाती है थीटा के बढ़ने पे। देखो जैसे हमने थीटा आई को 0 लें तो थीटा आई पे अल्फा आई की वैल्यू हमारी अल्फा की वैल्यू 1 होगी। देखो नहीं बन रही, cos 0 1 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई, √1 1 हो गया, तो अल्फा 1 की तरफ अप्रोच करेगा। कब करेगा? जब थीटा आई हमारा, और जब हमारा थीटा आई 0 होगा तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी। अब यहां देखें इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा पैरामीटर है जो हमने इक्वेशंस लिखी हुई है, ये लिखी हुई देखो, ये रहा। अब इसमें ये देखेंगे कि इसमें जब ये वैल्यू बढ़ेगी अल्फा की और बीटा की वैल्यू, इससे ये वैल्यू पे इस वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा, E0R अपॉन E0 आई पे। तो E0R अपॉन E0 आई की जो वैल्यू है ये हमारी किसके बराबर है, ये इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड है। इसकी वैल्यू है हमारी अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये वैल्यू अल्फा बराबर बीटा पे, जब ये वैल्यू अल्फा बीटा बराबर होंगे तो ये E0R 0 हो जाएगा, दिस कम्स टू बी 0 जब अल्फा बराबर बीटा होगा। और अल्फा की वैल्यू क्या है, वो ये है, और बीटा हमारा किसके बराबर है, अल्फा को तो मैं यहां सीधा लिख रहा हूं, और बीटा हमारा कितना है बच्चों, n2 अपॉन n1। अगर ये वैल्यू n2 अपॉन n1 के बराबर हो, ये पूरी वैल्यू इसके बराबर हो, तो रिफ्लेक्टेड वेव के पास में कोई एनर्जी कैरी ऑन नहीं होगी। जिस एंगल पे ऐसा होगा तब थीटा आई हमारा थीटा भी होगा, उसी एंगल को हम क्या कहेंगे, ब्रूस्टर एंगल। तो थीटा आई हमारा क्या बन जाएगा इस पे, थीटा बी। अब यहां से देखें टेन थीटा, अब यहां से वैल्यू कैलकुलेट करें और देखें इससे कैसे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको पहले हम स्क्वायर में खोल लें, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करें, बीटा हमारा कितना है, इस वैल्यू को देखो, बीटा हमारा कितना था बच्चों, बीटा था हमारा n2 अपॉन n1। तो इसका स्क्वायर करें और इधर का भी स्क्वायर कर दें, तो ये वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी, 1 माइनस n1 अपॉन n2, इसका पूरे का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी। थीटा ई क्या कहा जा रहा है, जिस एंगल पे ऐसा हो रहा है थीटा ई को थीटा बी कहा जा रहा है। दिस इजकल टू, इसका स्क्वायर भी ले लिया, दिस इजकल टू n2 अपॉन n1 का स्क्वायर, और यहां देखें cos स्क्वायर थीटा बी, इसका भी तो स्क्वायर करोगे इसको इधर ले जाके। अब यहां से मुझे सिद्ध करके दो कि टेन थीटा बी की जो वैल्यू है वो n2 अपॉन n1 आएगी। यहां से निकालो, टेन थीटा बी निकालो इस एक्सप्रेशन से, तभी तो ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला ड्राइव होगा, टेन थीटा बी इक्वल टू n2 अपॉन n1। बनाओ स्पेस और देखो इसको ड्राइव करके। ये वैल्यू हमारी क्या बन गई, 1 माइनस, देखो बीटा था हमारा n2 अपॉन n1, तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बी अपॉन बीटा स्क्वायर। देखना यही बन रहा है क्या, इजकल टू बीटा स्क्वायर, और इसको साइन स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए इसको तोड़ लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी, कोस स्क्वायर थीटा बी को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा बी कॉमन निकाल दो, कोस स्क्वायर थीटा बी से डिवाइड कर दो, सीधा आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बी की वैल्यू। ऐसे कर लो, नहीं तो बीटा स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी अपॉन बीटा स्क्वायर इजिकल टू बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी। तो साइन स्क्वायर थीटा बी यहां से कॉमन निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बी की वैल्यू निकाल लो ना इससे निकालो बीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी इजकल टू बीटा 4 माइनस बीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा बी। इसको इधर ले आऊं, साइन स्क्वायर थीटा बी कॉमन निकाल लो यहां से, बल्कि ऐसा कर लो यहां से, इस टर्म को इधर ले आओ, बीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी, इस टर्म को इधर ले आओ प्लस में, और ये हमारा बीटा 4 माइनस बीटा स्क्वायर हो गया शायद ये। देखें कहीं गलती तो नहीं हो गई। बीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी इजकल टू बीटा, यहाँ कुछ गलती है क्या? अच्छा, बीटा स्क्वायर यहाँ ले लिया, तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी, बीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी बराबर बीटा 4 माइनस बीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा बी, बीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा बी, बीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा बी, ये वाली टर्म इधर ले ली, माइनस ये ले लिया, ये वाली टर्म इधर ले ली। अब देखो यहां से क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बी, बीटा 4 माइनस 1 का फैक्टर कर लो, बीटा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1, और यहां से बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल दो, बीटा स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बी कितना बन गया, बीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो बन गया, ये सही आ रहा है, ये आना चाहिए था। अब इसका ट्रायंगल बना लो, साइन थीटा बी कितना बन गया, बीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस बीटा स्क्वायर। तो एक ट्रायंगल कैसा बनेगा, क्यों जी, ये थीटा बी एंगल हो गया, ये वैल्यू कितनी हो गई बीटा, ये 1, और ये वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 1 प्लस बीटा स्क्वायर, नहीं बन गया? तो टेन थीटा भी यहां से कितना बन जाएगा, बीटा अपॉन 1 बराबर बीटा अपॉन 1 का मतलब बीटा बन गया, और बीटा हमारा कितना था, n2 अपॉन n1, यही तो है फॉर्मूला ड्राइव, टेन थीटा बी की वैल्यू n2 अपॉन n1 होगी, यही ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला है, टेन थीटा बी बराबर n2 अपॉन n1, जिसे हम क्या कहते हैं कि अगर ये वेव, ये दो माध्यम हमारे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो n2 अपॉन n1 के बराबर जब इसके टेन थीटा बी की वैल्यू होगी तो रिफ्लेक्टेड वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो जाएगा। कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट? मैंने पढ़ाया नहीं था ब्रूस्टर का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट खत्म हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर हो जाता है रिफ्लेक्टेड वेव का, जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे अपने। यहां तो पैरेलल ही लेकर चल रहे थे, तो पैरेलल में कोई एनर्जी नहीं होगी, तो कहां जाएगी सारी एनर्जी, इस वाले कंपोनेंट में जाएगी। यहां तो आप पूरा का पूरा कंपोनेंट पैरेलल मान रहे थे, यहां तो आपने जब माना है उसमें माना कि उसी प्लेन ऑफ इंसिडेंस में इलेक्ट्रिक वेक्टर है जिसमें तुमने डाला है, तो पूरी एनर्जी कहां जाएगी, ट्रांसमिटेड में जाएगी, इसमें जाएगी एनर्जी। तो जब हमारा यहां देख रहे हो डायग्राम में, यहां देखो आर की वैल्यू 0 हो गई, T1 हो जाएगा,
ऐसे केस में क्या होगी, पूरी एनर्जी कहाँ गई, ट्रांसमिटर में गई। तो यहाँ टी देखो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जब थीटा किस पे चला गया, बूस्टर एंगल पे। तो जब tan थीटा बी की वैल्यू n2/n1 के बराबर हो जाती है तो क्या होता है उस समय पे, लाइट रेज जो पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसमिटेड वेव में चली जाती है, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट 0 हो जाता है। यही तो दिखा रहे थे हम। और ये ऐसा कब होता है, पूरी कैलकुलेशन दिखाई है मैंने, जब tan थीटा बी की वैल्यू n2/n1 होती है। थीटा बी हमारा कितना हो जाता है, tan इनवर्स n2/n1। और अगर इस डायग्राम में देख रहे हो तो ऐसा जो होता है वो किस एंगल पे होता है, एयर ग्लास इंटरफेस पे। मैंने लिखवाया था तुम्हें नोट्स में, देखो अपनी कॉपी खोलो। यस, जब tan थीटा बी की वैल्यू n2/n1 होगी, n2 कितना है, ग्लास का 3/2, एयर का 1, तो थीटा बी की वैल्यू हमारी 57 डिग्री आएगी। तो एयर ग्लास इंटरफेरेंस पे यहाँ 57 पे तो दिखा रखा है, 50 और 60 के बीच में 55 से ऊपर आ गए, 57 डिग्री पे ऐसा होगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा, यहां से जो एंगल चेंज होगा, इस डायग्राम पे बात करेंगे, पहले इस पे चलते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। ये हमारी जो वैल्यू है, यहां से देखें, शुरू में हमारे पास बीटा ज्यादा था, अल्फा कम था। अल्फा की वैल्यू कम थी और अल्फा हमने डिफाइन कर रखा है, ये अल्फा था। अल्फा की वैल्यू कम थी और बीटा हमारा ज्यादा था। तो यहां पे ये वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो E0R/E0I, जब ये बीटा ज्यादा होगा, अल्फा कम होगा, तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव में हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस से ये कर्व चालू हुआ है। जैसे जैसे हमारी ये वैल्यू, अल्फा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बीटा फिक्स है, जब थीटा ई को हम चेंज करेंगे तो अल्फा की वैल्यू चेंज होगी। और जब हमारा अल्फा बढ़ता चला जाएगा तो ये वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी, क्योंकि बीटा स्टिल ज्यादा है लेकिन ये कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि कर्व की वैल्यू कम होती जा रही है इधर की तरफ। जब हम इस पर पहुंच जाएंगे थीटा बी पे, तो ये कंडीशन 100 पे हो जाएगी, अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे 0 हो गई। अब आपने क्या किया, उसके बाद में थीटा ई को बढ़ाते चले गए। एक समय पे ऐसा आता चला जाएगा जब ये वैल्यू हमारी थीटा ई की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे, नॉर्मली डाल देंगे, तो पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो हमारी रिफ्लेक्ट में चली जाएगी और ट्रांसमिटेड में हमारी कोई एनर्जी नहीं जाएगी। जब ये वैल्यू हमारी थीटा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। यहां देखें, इस एक्सप्रेशन पे जाएं और एक बार सोचें और समझें। अगर हमारा E0R/E0I की वैल्यू हमें माइनस लेनी है, तो माइनस हमारी कब होगी, -1 हमारी जब होगी जब अल्फा हमारा 0 होगा। कब होगा, जब हमारा, देखो यहां से वैल्यू रख के देखो, E0R/E0I की वैल्यू -1 कब हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी जब हमारा अल्फा 0 होगा, तो ये -1 होगी। लेकिन अब हम ये देखें कि अल्फा की वैल्यू 0 हमारी कब, किस केस में होगी, क्या कभी होगी या नहीं होगी, कोई बताएगा क्लास में, क्या अल्फा कभी 0 होगा? अगर हम नॉर्मल के परपेंडिकुलर नॉर्मली डाल दें रेज को, तो रेज पे ट्रांसमिटेड नहीं होती, नॉर्मल पर डालने पे उसी बाउंड्री पे चली जाती है। नॉर्मल हमारा कहाँ था, यहाँ था। अगर लाइट रेज को ऐसे डाल दोगे तो ऐसे चली जाएगी इस तरीका से। अगर किसी और एंगल पर डालोगे तो ये रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव मिलेंगे। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम इस वैल्यू को देख रहे होते हैं तो इसके हमारे पास में 3 केस होते हैं। 3 कौन कौन से केस हैं? जब अल्फा बीटा के बराबर हो, जब हमारा बीटा बड़ा हो अल्फा से, अल्फा कम हो, जब बीटा बड़ा हो अल्फा कम हो, तब हमारा कर्व नीचे से चालू होगा। जब हमारी ये वैल्यू यहाँ पे कितनी पहुंच जाएगी, जब अल्फा बीटा के बराबर होगा, तब ये वैल्यू 0 की तरफ चली जाएगी। देखो ये वैल्यू यहाँ पे E0R की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि ये 0 कब हो सकता है, E0R/E0I की रेशो 2 ही तरीका से हो सकता है, या तो इनफाइनाइट हो ये, या ये 0 हो। ये इनफाइनाइट हो नहीं सकता, क्योंकि कोई वेव ऐसी नहीं होती जिसका इलेक्ट्रिक वेक्टर जो इन्फिनिटी हो, तो ये वैल्यू 0 होगी। तो इस एंगल पे E0R 0 हो गया। और इसमें तुम क्या देख रहे हो कि जब ये वैल्यू E0R की वैल्यू नेगेटिव से चली, नेगेटिव का मतलब क्या था, 180 का फेज डिफरेंस।
वो कंडीशंस कौन सी बन के आएगी, उसका मतलब वही होगा कि लाइट रेज कहां से कहां जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। लेकिन आपने क्या किया कि अल्फा की वैल्यू को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसे थीटाई के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। देख रहे होगे अल्फा कैसे कैसे चेंज हो रहा है, यहां से देखो, इस वैल्यू में देखो, अल्फा हमारा 3 तरीका से चेंज हो सकता है, n1 और n2 के हिसाब से चेंज हो सकता है, और थीटाई के हिसाब से चेंज हो सकता है। n1 n2 एक बार कोई माध्यम तुम्हें दे दिए तो वैल्यू फिक्स हो गई, जैसे माध्यम में गिवन माध्यम हो गया, तो गिवन माध्यम में आप चेंज नहीं कर सकते, गिवन माध्यम के लिए वैल्यू हमारी फिक्स हो जाएंगे, तो फिर ये n1 और n2 चेंज नहीं होगा। तो फिर क्या चेंज कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू को थीटाई के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब क्या होगा कि अल्फा की वैल्यू जब हम देख रहे हैं बीटा के बराबर हो जाएगी, तब ये ऐसा होगा जब ई नॉट आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद आपने थीटाई को फिर भी बढ़ाई जारी रखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया, तो अब जो पोर्शन है ई नॉट आर का रिफ्लेक्टेड वाला वो कंपोनेंट हमारा बढ़ता चला जाएगा, और जब ये वैल्यू 90 हो जाएगी, थीटाई की वैल्यू 90 हो जाएगी, इसका मतलब बाउंड्री पे पहुंच गए, तो लाइट रेज क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी। यहां देखें ये एंगल हमारा 90 है, थीटाई की वैल्यू 90, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ट्रांसमिटेड वाली नहीं है, ये लाइट रेज जो है, जो रिफ्लेक्टेड वाला माध्यम है, ये वाला माध्यम है, इस माध्यम की तरफ नहीं जाएगी, ऐसी कैसी जाएगी नॉर्मल पर जब हम डाल देंगे। अच्छा नॉर्मल तो लेकिन यहाँ है, ये है नॉर्मल, तो यहाँ थीटाई की वैल्यू जब तुम यहाँ से लेकर चल रहे हो ना, नॉर्मल से तो एंगल नाप रहे हो, तो थीटाई 0 यहाँ बनेगा, नहीं थीटाई 0 तो यहाँ बनेगा, 0 यहाँ 90 यहाँ बनेगा, 90 बाउंड्री पे बनेगा इस पे। और बाउंड्री की फिजिक्स क्या कहती है कि बाउंड्री पे लाइट रेज को डाल दिया जाए तो क्या होती है, हाँ ट्रांसमिट नहीं होती, यही तो दिखा रहा है, ट्रांसमिट नहीं होती, ट्रांसमिट नहीं होगी, वो सीधी की सीधी उसी पे चली जाएगी। तो ये तुम्हें इसमें पता चलेगा। अब आगे की चीजें क्या पता चलेगी कि अब तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि आरओटी हमारे अल्फा और बीटा पे कैसे निर्भर करते हैं, आरओटी। तो आरओटी के जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आरओटी कैलकुलेट करने के लिए लेना पड़ेगा हमें पॉइंटिंग वेक्टर। और अच्छी बात क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर तुम्हें पढ़ा दिया गया है ऑलरेडी, उसके फॉर्मूले बता दिए गए हैं। तो आर की वैल्यू कैसे निकालने, आर इजकल टू हाउ, कैसे कैलकुलेट करोगे, रिफ्लेक्टेंस, आर इजकल टू आई आर अपॉन आई आई, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड की इंटेंसिटी। और फॉर्मूला कितना होता है इसका, हाफ एप्सिलॉन, हाँ जी, वी एप्सिलॉन 1 V1 ई नॉट आर इसका स्क्वायर। और किस में चाहिए तुम्हें, बाउंड्री पे चाहिए, तो इसका कंपोनेंट कौन सा, कॉस कंपोनेंट, और यहां भी कौन सा कंपोनेंट, यहां भी कॉस, कॉस वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, थीटाई थीटा के बराबर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आर की वैल्यू सिंपली कैसे निकल जाएगी यहां से, एल्फा माइनस बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और टी कैसे निकालोगे, वैसे तो मेहनत की जरूरत ही नहीं है, आर प्लस टी 1 होता है, तो टी को निकालने के लिए क्या कर देना, 1 माइनस आर कर देना। तो 1 माइनस आर से क्या होगा, 4 एल्फा बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। आर प्लस टी इजकल टू 1, देख रहे हो आप। और ये जब तुमने इंटेंसिटी लगा दी तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रिफ्लेक्टेड में, और एनर्जी इंसिडेंट में पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ के। तो एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव, ये तो रिफ्लेक्सेंस हो गया। और एनर्जी ऑफ टी में क्या आ जाएगा, टी में आ जाएगा ट्रांसमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और इंसिडेंट
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास R प्लस टी है ये तो 1 बन गया, और R प्लस टी बनाने का मतलब यह है कि जो हमारी एनर्जी कंजर्वेशन है वो हो रहा है। इंसिडेंट एनर्जी दो जगह जा रही है, या तो रिफ्लेक्टेड में, ट्रांसमिटेड में। अब देखते हैं इस कर्व को, ये कर्व हमारा कैसे लिया गया। और एक चीज आप देख रहे होगे इस कर्व में कि जब ये वैल्यू ई नोट आर की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ई नोट आई अगर फिक्स लें तो ई नोट आर अगर बढ़ता जा रहा है तो उसी समय पे ई नोट टी की वैल्यू हमारी कम होती जा रही है। लेकिन फेज में अगर तुम देखोगे तो ई नोट टी का फेज 180 कभी नहीं बनेगा। ट्रांसमिटेड वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर चेंज नहीं होता। किसका चेंज होता है सदा? रिफ्लेक्टेड का होता है, रेयर से जब डेंसर में जाती है। और रेयर से डेंसर का कंसेप्ट कहां से आ जाएगा? यहीं से आ जाएगा, जब बीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा और अल्फा कम रह जाएगा। तो 180 का फेज आता रहेगा। ये हमारा 180 के फेज को ही बता रहा है यहाँ तक। और यहाँ पे ये बता रहा है कि जब थीटा थीटा बी के बराबर हो जाएगा तो रिफ्लेक्टेड में कोई एनर्जी नहीं होगी। और थीटा आई को अगर लगातार बढ़ाते चले जाएंगे तो ई नोट आर जो हमारा बढ़ता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब थीटा आई की वैल्यू 90 होगी कि ई नोट आर जो है वो पूरा आएगा और ई नोट टी हमारा 0 हो जाएगा। ये 0 ही तो हो रहा है इधर। इसमें क्या हम देखते जा रहे हैं कि थीटा आई की वैल्यू जब बढ़ती है तो ई नोट टी की जो वैल्यू है वो घटती चली जाती है। तो होना भी चाहिए, फिजिक्स यही तो कहेगी। क्योंकि अगर एक कंपोनेंट अगर बढ़ रहा है तो दूसरा उसी समय पर अगर बढ़ेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट होने लगेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन वायलेशन के लिए क्या जरूरी है कि जब रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट बढ़ता है तो ट्रांसमिटेड कंपोनेंट घटता चला जाता है। तो ये घटता चला जा रहा है। और नीचे ना आने का कारण क्या है इसका? क्योंकि ई नोट टी के अगर मैथमेटिक्स में जाओगे तो मैथमेटिक्स में तुम्हें पता चलेगा कि ई नोट टी अपॉन ई नोट आई की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। देखो चेक करो बच्चों। अब यहां पर कोई माइनस जैसी चीज है नहीं। अल्फा प्लस बीटा जो है ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है बीटा पॉजिटिव है। तो ये हमें माइनस कैसे देगा? देगा ही नहीं, ये भी नहीं देगा। तो इन दोनों में क्या होगा? सदा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो सेम फेज में आएंगे। तो तुम देख रहे होगे सब सेम फेज है, यहाँ फेज नहीं बदला, यहाँ फेज बदल रहा है। अब इस पे जाओगे, इसमें क्या देख रहे हो? आर ओ टी की वैल्यू 1 है। तो कर्व करीब करीब ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन कर्व ये माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हमारा माइनस का स्क्वायर भी क्या दे देगा? प्लस दे देगा। तो थीटा आई की वैल्यू को जैसे जैसे हम चेंज करते जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे एंगल बदल रहा है तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती चली जाती है। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू हमारी जो आती है वो 0 हो जाती है और T1 हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे अगर हम थीटा आई की वैल्यू को चेंज करते चले जाते हैं तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता चला जाता है, रिफ्लेक्टेंस पोर्शन बढ़ता चला जाता है। उसी समय पे जब ये बढ़ रहा होता है तो ये घटता चला जाता है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। तो थीटा आई की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एक ही तरफ को इशारा करते हैं। ये क्योंकि स्क्वायर में लिए गए हैं, ये वाले स्क्वायर में लिए गए हैं और ये हमारे उसमें लिए गए हैं। तो ये तो है 180 के फेज को बताता है, जो हमारी स्टोक्स थ्योरम है उसी के कंसेप्ट को कंफर्म करता है। ये ब्रूस्टर एंगल के कंसेप्ट को यहाँ पे ओबे कर रहा होता है। और ये यहाँ पे ये बता रहा होता है कि जब हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो पूरी इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जो हमारी वो सीधी एक ही लाइन में चली जाती है, दूसरे माध्यम से कुछ उसका लेना देना होता नहीं। तो ट्रांसमिटेड वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाता है उस समय पे एब्सेंट हो जाता है। तो ये देख रहे हो 0 की तरफ ये अप्रोच कर रहा है ई नॉट टी, जब थीटा ई 90 हो गया। तो 3 रिजल्ट तो ये महत्वपूर्ण है इसके अंदर। इसमें इसी का रिजल्ट है, बस ये बताने की कोशिश है कि ये माइनस में नहीं जाएगा। रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन कभी भी क्या नहीं हो सकता, क्योंकि आर और टी की वैल्यू कैसी होंगी? आर और टी की वैल्यू ऐसा होंगी, आर सपोज किया 0.1 है तो टी उस समय पर 0.9 हो जाएगा। लेकिन आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी और टी की वैल्यू भी सदा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये हमें इसमें बता रहा है कि जैसे जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता चला जाता है तो टी की वैल्यू थीटा आई के बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक पर्टिकुलर ब्रूस्टर एंगल पे टी जो है मैक्सिमम हो जाता है 1, और उसके बाद में अगर थीटा आई हमारा बढ़ता है तो ये घटता चला जाता है। जब ये घटता है तो हमारा जो रिफ्लेक्टेंस पोर्शन है वो बढ़ता जाता है। तो ये बढ़ता है तो ये घटता है, और इन दोनों का सम सदा कांस्टेंट बना रहता है। तो ये इसमें कंक्लूजन्स थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। डायग्राम भी लगातार पूछे जाते हैं और इन पर क्वेश्चंस भी आते हैं। और इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट था वो tan थीटा बी बराबर n2/n1,
ब्रूस्टर एंगल का जो कंसेप्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये भी याद रखें कि ये जो हम लेकर चल रहे थे उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस था, और ये भी याद रखें कि जो हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस और पैरेलल दोनों कंसीडर करते हैं, अगर करें तो उसमें हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे सारे के सारे। किस एंगल पे? ब्रूस्टर एंगल पे। क्योंकि इसमें हम केवल पैरेलल कंपोनेंट कंसीडर कर रहे थे, तो इसलिए हमने उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंटों का जिक्र नहीं किया है। तो ये हमारे लिए सारी वीडियो महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें मैं डिस्कस कर रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।